हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 का 12वां पाठ, जिसके लेखक का नाम है यशपाल और पाठ का नाम है लखनवी अंदाज। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं यशपाल जी का जन्म परिचय और फिर हम पढ़ेंगे पाठ को। तो अभी हम पाठ को शुरू करते हैं। तो हमारे पाठ के जीवन परिचय, यशपाल जी का जीवन परिचय हम पढ़ते हैं। यशपाल का जन्म सन 1903 में पंजाब के फिरोजापुर छावनी में हुआ। प्रारंभिक शिक्षा कांगड़ा में ग्रहण करने के बाद वे लाहौर के नेशनल कॉलेज में उन्होंने बीए किया। यानी उनका जन्म हुआ था सन 1903 में और वे पंजाब के फिरोजपुर छावनी में हुआ था। और प्रारंभिक शिक्षा कांगड़ा में ग्रहण करने के बाद वो लाहौर नेशनल कॉलेज में उन्होंने बीए किया। ठीक है, अब फिर हम आगे पढ़ते हैं। वहाँ उनका परिचय भगत सिंह और सुखदेव से हुआ। स्वाधीनता संग्राम की क्रांतिकारी धारा से जुड़ाव के कारण वे जेल भी गए। उनकी मृत्यु सन 1976 में हुई। यशपाल की रचनाओं में आम आदमी के सरकारों की उपस्थिति है। वे यथार्थवादी शैली के विशिष्ट रचनाकार हैं। सामाजिक विषमता, राजनीतिक पाखंड और रूढ़ियों के खिलाफ उनकी रचनाएं मुखर हैं। उनके कहानी संग्रह में ज्ञानदान, तर्क का तूफान, पिंजरे की उड़ान व दुलिया फूलों का कुर्ता उल्लेखनीय है। उनका झूठा सच उपन्यास भारत विभाजन त्रासदी का मार्मिक दस्तावेज है। अमिता दिव्या पार्टी, कामरेड, दादा कामरेड, मेरी तेरी, उसकी बात उनके प्रमुख उपन्यास है। तो हमने इनके प्रमुख उपन्यास पढ़ लिए और इनके कहानी संग्रह भी पढ़ लिए, इनकी जन्म मृत्यु पढ़ ली। तो इनका जीवन परिचय तो हमारा यहाँ पर खत्म होता है। तो हम आगे चलते हैं। तो हमारे पाठ का नाम था लखनवी अंदाज। तो अब हम पाठ पढ़ना शुरू करते हैं। मुफस्सिल के पैसेंजर ट्रेन चल पड़ने में उतावली में फुंकार रही थी। आराम से सेकेंड क्लास में जाने के लिए दाम अधिक लगते थे। दूर तो जाना नहीं था, भीड़ से बचकर एकांत में नई कहानी के संबंध में सोच सकने और खिड़की से प्राकृतिक दृश्य देख सकने के लिए टिकट सेकेंड क्लास का ही ले लिया। गाड़ी छूट रही थी। सेकेंड क्लास का एक छोटे से डिब्बे को खाली समझकर जरा दौड़कर उसमें चढ़ गए। अनुमान के प्रतिकूल डिब्बा निर्जन नहीं था। एक बर्थ पर लखनऊ का नवाबी नस्ल के एक सफेद पोश सज्जन बहुत सुविधा में पलाथी मारे बैठे थे। सामने दो ताजे चिकने खीरे तौलिए पर रखे थे। डिब्बे में हमारा सहसा कूद जाने से सज्जन की आंखों में एकांत चिंतन में विधन का असंतोष दिखाई दिया। सोचा हो सकता है यह भी कहानी के लिए सूझ की चिंता में ही हो, या खीरे जैसी अपदार्थ वस्तु का शौक करते देखे जाने में संकोच में हो। नवाब साहब ने संगति के लिए उत्साह नहीं दिखाया। हमने भी उनके सामने की बर्थ पर बैठकर आत्मसम्मान में आंखें चुरा ली। ठाली बैठे कल्पना करते रहे कि पुरानी आदत है, नवाब साहब की असुविधा पर संकोच के कारण का अनुमान करने लगे। संभव है नवाब साहब ने बिल्कुल अकेले यात्रा कर सकने के अनुमान में शिकायत के विचार में सेकेंड क्लास का टिकट खरीद लिया होगा। लिया हो। अब गवारा न हो कि शहर का कोई सफेद पोश उन्हें मंझले दर्जे से सफर करता देखे। अकेले सफर का वक्त काटने के लिए ही खीरे खरीदे होंगे और अब किसी सफेद पोश के सामने खीरा कैसे खाएं? हम उन कनखियों से नवाब साहब की ओर देख रहे थे। नवाब साहब कुछ देर
गाड़ी की खिड़की से बाहर देखकर स्थिति पर गौर करते हुए ओह नवाब साहब ने सहसा हमें संबोधन किया। आदाब अर्ज जनाब, खीरे का शक फरमाएंगे। नवाब साहब का सहसा भाव परिवर्तन अच्छा नहीं लगा। भांप लिया। आप शराफत का गुमान बनाए रखने के लिए हमें भी मामूली लोगों की हरकत में लथेड़ लेना चाहते हैं। जवाब दिया, शुक्रिया किबला, शौक फरमाए। और अब हम आगे पढ़ते हैं। नवाब साहब ने फिर एक पल खिड़की से बाहर देखकर गौर किया और दृढ़ निश्चय से खीरों के नीचे रखा तौलिया झाड़कर सामने बिछा लिया। सीट के नीचे से लोटा उठाकर दोनों खीरों को खिड़की के से बाहर धोया और तौलिए से पोंछ लिया। जेब से चाकू निकाला, दोनों सिरों को सिरे काटे और उन्हें गोद कर झाग निकाला। फिर खीरे को बहुत एहतियात से छीलकर फांके की करीने से तौलिए पर सजाए गए। लखनऊ स्टेशन पर खीरा बेचने वाले खीरे के इस्तेमाल का तरीका जानते हैं। ग्राहक के लिए जीरा, मिला नमक और पिसी हुई लाल मिर्च की पुड़िया भी हाजिर कर देते हैं। नवाब साहब के बहुत करीने से खीरे की फांके पर जीरा, नमक और लाल मिर्च की सुर्खी बुरक दी। अब उनकी प्रत्येक भाव भंगिमा और जबड़ों के स्फुरण से स्पष्ट था कि उस प्रक्रिया में उनका मुख खीरे से रसवादन की कल्पना से प्लावित हो रहा था। हम कनखियों से देख सोच रहे थे, मियाँ रईस बनते हैं लेकिन लोगों की नज़रों से बच सकने का ख्याल अपनी असलियत पर उतर आए हैं। नवाब साहब ने फिर एक बार हमारी ओर देख लिया। वल्लाह शौक कीजिए, लखनऊ का बालम खीरा है। नमक मिर्च छिड़क दिए जाने ताजे खीरे की पनियाती फांके देखकर पानी मुंह से जरूर आ रहा था, लेकिन इनकार कर चुके थे। आत्मसम्मान निभाना भी उचित समझा। उत्तर दिया, शुक्रिया। इस वक्त तलब महसूस नहीं हो रहा है। मैदा भी जरा कमजोर है, किबला शौक फरमाए। नवाब साहब ने संतुष्ट आंखों से नमक मिर्च के संयोग से चमकती खीरे की फांकों की ओर देखा और खिड़की के बाहर देखकर दीर्घ निवास लिया। खीरे की एक फांक उठाकर होठों के तक ले गए। फांक को सूंघा, स्वाद के आनंद में पलकें मूंद गई। मुंह में आए पानी का घूंट गले से उतार गया। तब नवाब साहब ने फांक को खिड़की से बाहर छोड़ दिया। नवाब साहब खीरे की फांक को नाक के पास ले जाकर वासना से रसावंदन कर खिड़की से बाहर फेंकते गए। नवाब साहब ने खीरे की सब फांके को खिड़की के बाहर फेंक कर तौलिए से हाथ और होठ पूंछ लिए और गर्म और गुलाबी आंखों से हमारी ओर देख लिया, मानो कह रहे हो, यह है खानदानी रईसी का तरीका। नवाब खीरे की तैयारी और इस्तेमाल से थककर लेट गए। हम तस्लीम से सिर खम कर लेना पड़ा। यह है खानदानी तहजीब, नफासत और नज़ाकत। हम गौर कर रहे थे, खीरा इस्तेमाल करने के इस तरीके को खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से संतुष्ट होने का सूक्ष्म, नफीस या एब्स्ट्रैक्ट तरीका जरूर कहा जा सकता, परंतु क्या ऐसे तरीके से उधर की तृप्ति भी हो सकती है? नवाब साहब की ओर से भरे पेट की डकार का सुनाई दिया और नवाब साहब ने हमारी आंखों ओर देखकर कहा, खीरा लजीज होता है लेकिन होता शकील, नामुराद मैदे पर बोझ डाल देता है।
ज्ञान चक्षु खुल गए, पहचाना ये है नई कहानी के लेखक। खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से पेट भर जाने की डकार आ सकती है, तो बिना विचार घटना पात्रों के लेखक इच्छा मात्र नई कहानी क्यों नहीं बन सकती। तो यहाँ पर हमारा पाठ कंप्लीट होता है। प्रश्न अभ्यास हम अगले वीडियो में कराएंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।